हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर। एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर एग्ज़ाम में इसका एक या दो क्वेश्चन आपको मिलता ही है। और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें अगर हम देखेंगे तो कैलेंडर जैसे होता है तो कैलेंडर के बहुत सारे नियम हैं। अब इसके क्या क्या नियम हैं और कैसे कैसे हैं तो सारा हम एक डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कैलेंडर में होता है क्या है, एक वर्ष होता है। तो वर्ष को पहले देखेंगे कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले अगर हम बात करें कि वर्ष जो होते हैं, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम वर्ष की बात करें तो वर्ष हमारे दो प्रकार के होते हैं। इनमें अगर हम देखें कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारा पहला क्या होता है, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। और दूसरा हमारा क्या होता है, लीप वर्ष, लीप वर्ष। या इसी को हम एक दूसरा नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अधिवर्ष। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, सारी चीज बताएंगे कि सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष में जो दिन होते हैं, यानी एक साल में जो दिन होते हैं, तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। और अगर हम लीप वर्ष में बात करें तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें 365 और इसमें 366, यानी इसमें एक दिन एक्स्ट्रा कैसे हो गया। तो जो यहाँ पे फरवरी, यानी फरवरी जो होती है, फरवरी जो होती है, तो इसमें सामान्य वर्ष में ये कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। और इसमें अगर हम बात करें लीप वर्ष में जो फरवरी होती है, तो फरवरी ये होती है 29 दिन की, 29 दिन की फरवरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही चीज समझ में आना चाहिए कि सामान्य वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है। तो अगर हम बात करें सामान्य वर्ष की, तो सामान्य वर्ष वो जिसमें क्या होता है, फरवरी 28 दिन की हो और टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिन। जबकि लीप वर्ष या इसी का दूसरा नाम क्या है, अधिवर्ष, इसमें 366 दिन होते हैं और फरवरी इसमें कितने की होती है, 29 दिन की होती है, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि लीप वर्ष कौन सा है, सामान्य वर्ष कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आगे कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, इन दोनों में अंतर क्या है, पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि अगर आपको कोई भी ईयर दिया गया है उस ईयर को आप बता कैसे पाओगे कि ये कौन सा सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लीप वर्ष, ये लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष पहचानने के लिए क्या होगा कि वह वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से पूरी तरह क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। यहां पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल जैसे देखेंगे तो जैसे मान लो कि यहां पे आपको दिया गया है 1998, ये कौन सा वर्ष है। या फिर अगर हम देखते हैं कि 2015, ये कौन सा वर्ष है। 2000 आपको आ गया 20, ये कौन सा वर्ष है, आपको मिल गया 2028, ये कौन सा वर्ष है। तो लीप वर्ष पहचानने के लिए आप क्या करोगे कि किसी भी साल का अंतिम दो अंक आपको उठाना है। जैसे इस साल का अंतिम दो अंक क्या है, 98, और 98 में आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। यहाँ आप 4 का भाग दोगे, भाग नहीं जाएगा, मतलब इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ये जो होगा ये लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद अगर हम दूसरा उठा के देखें, ये क्या है, 2015 दिया है। 2015 में अंतिम दो अंक क्या है, 15 है, और इसको हम 4 से अगर भाग देंगे तो पूरी विभाजित नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या है, लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 2020,
इसमें अंतिम दो अंक क्या है 20 हैं। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो पूरा पूरा ये क्या हो जा रहा है डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी ये हमारा क्या है लीप वर्ष है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे अगला हमारे पास क्या है 2028। 2028 में अंतिम दो अंक क्या है 28। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी क्या हो रहा है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, तो मतलब ये कौन सा है लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि क्या है कि किसी भी वर्ष अगर आपको दिया गया हो और उसमें अगर पूछ रहा है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो उस वर्ष के अंतिम दोनों अंकों को उठा के 4 से भाग देना है। अगर वो भागफल पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो कौन सा वर्ष होगा लीप वर्ष होगा। अगर वो शेषफल 0 नहीं बन रहा तो कौन सा वर्ष होगा वो सामान्य वर्ष होगा। क्लियर, यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि सामान्य वर्ष क्या है लीप वर्ष क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीजें आएंगी अभी। अगला हमारा क्या है शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर। ये शताब्दी वर्ष क्या होता है। अब आगे अगर हम बात करें कि शताब्दी वर्ष की बात करें तो शताब्दी वर्ष में क्या होता है कि शताब्दी हमेशा मतलब कितने सालों में आती है 100 सालों में आती है। जब भी 100 साल कंप्लीट होगा तो एक शताब्दी हमारी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। जैसे अभी क्या चल रहा है 2022 चल रहा है। अब यही क्या होगा 2023, 24, 25, 26, फिर 47, 57, 76, 97, 99। जैसे ही ये शताब्दी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी कौन सी हो जाएगी 2100, फिर 2101 आएगा, 2102 आएगा, 2103 आएगा, वैसे ही बढ़ता रहेगा। तो शताब्दी में अब हम कैसे पता करेंगे कि शताब्दी में कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो शताब्दी को पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो शताब्दी यहां पे हम देख सकते हैं कि जो शताब्दी 400 से पूरी क्या हो पूरी विभाजित हो वह लीप वर्ष होगी। यानी अगर हम शताब्दी की अगर बात करें, जैसे अगर आपको दिया जाए कि जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 1500 शताब्दी हो गई, 1600 शताब्दी हो गई, आपको 1800 शताब्दी हो गई, ठीक है, आपको 2400 शताब्दी हो गई, आपको पहले यहाँ 1200 शताब्दी हो गई, आपको यहाँ पे 2000 शताब्दी हो गई। अब इसमें अगर आप पता करोगे कि कौन सी शताब्दी लीप वर्ष है, कौन सी शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, तो शताब्दी में अगर आपको पता करना है कि लीप वर्ष निकालने के लिए तो आपको किससे डिवाइड करना है 400 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें 400 का भाग दे रहा हूँ तो 400 का भाग देने पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या होगा, यानी ऐसे देख लो 0 से 0 कट गया और यहाँ से 4 से 15 नहीं कट रहा, तो इसलिए ये शताब्दी में ये शताब्दी तो है पर ये लीप वर्ष नहीं है। आगे अगर हम बात करें ये 1600, इसमें अगर मैं 400 का भाग दे रहा हूं तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 ये भी कट गया, तो मतलब ये हमारा क्या है शताब्दी है, और शताब्दी के साथ साथ ये क्या है ये लीप वर्ष है। शताब्दी के साथ साथ ये क्या है लीप वर्ष है। इसके बाद में 1800 की अगर बात कर रहा हूं तो 1800 में अगर आप 400 का डिवाइड कर रहे हो तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया पर 4 से 18 नहीं कट रहा, तो ये क्या है ये लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद अगर आप 2400 का अगर देखोगे तो इसमें अगर आप 400 का डिवाइड कर रहे हो तो देखो ये 0 से 0 कट गया, ये कट गया 4 संग 24, मतलब ये भी हमारा क्या है लीप वर्ष है। लीप वर्ष भी है और क्या है शताब्दी वर्ष भी है। ठीक है, इसी तरह आगे पता करोगे, इसमें भी अगर 400 का भाग देंगे पूरा कट जाएगा तो ये भी हमारा क्या आएगा, ये भी हमारा लीप वर्ष आएगा। क्लियर। इसके बाद अगर हम 2000 में भी अगर हम 400 का भाग दें तो ये भी देखो पूरा क्या होगा कट जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है लीप वर्ष है। यानी अगर आपको कोई भी शताब्दी दी है और उसमें आपको पता करना है कि ये शताब्दी आपको लीप वर्ष है कि नहीं है, तो उस शताब्दी को पता करने के लिए आप किससे भाग करोगे 400 से भाग करोगे। अगर भागफल यानी भाग पूरा चला जाए, शेषफल क्या आए 0 आए, तो वो शताब्दी क्या होगी लीप वर्ष भी होगी और
शताब्दी भी कहलाएगी। पर अगर जिसमें भाग नहीं जा रहा है, जैसे ये 1500 में नहीं जा रहा था, 1800 में भाग नहीं जा रहा था, तो ये लीप वर्ष जो है ये लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी तो है पर ये लीप वर्ष नहीं है। अब जैसे 1600 में भाग चला गया तो ये शताब्दी भी कहलाएगी और ये लीप वर्ष भी कहलाएगी। तो ये हमारा शताब्दी पहचानने के लिए हो गया कि शताब्दी हम कैसे पहचानेंगे और हम लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया। ओके, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या चीजें अभी आएंगी। अब आगे हमारा क्या दिया गया है, विषम दिनों की संख्या। अब ये विषम दिनों की संख्या क्या होती है, इसको पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि विषम दिनों की संख्या कहलाती है। तो यहां पे हम अगर देखें कि विषम दिन वो दिन कहलाते हैं, विषम दिन वो दिन कहलाते हैं जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। या इसी को आप लिख सकते हो कि विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वह विषम दिन कहलाता है। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आपको बता दिया कि विषम दिन क्या होते हैं। विषम दिन वह दिन कहलाते हैं जो अपना क्या है पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, या 7 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो जो शेषफल बचेगा वो क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम समझे कि ये कैसे हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे मैंने अगर दे दिया कि मैंने यहाँ पे आपको 18 दिन दे दिया, 18 दिन दे दिया। अब 18 दिन में आपको बताना है कितने विषम दिन हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सप्ताह होता है सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो यानी आप इसमें अगर देखोगे तो 18 को अगर हम देखेंगे तो ऐसे अगर तोड़ेंगे तो क्या मैं इसको 7 + 7 कितना हो गया 14, और 14 × 4 कितना हो गया 18। मतलब देखो ये एक साथ मिलकर पूरा अपना सप्ताह बना लिया और ये एक साथ मिलकर पूरा अपना सप्ताह बना लिया, पर ये जो 4 बचा है ये अपना सप्ताह नहीं बना पाया, तो ये 4 क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। या इसी को अगर हम दूसरे तरीके से समझें, जैसे 18 दिया है और 18 को अगर मैं 7 से भाग दे रहा हूं तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 दूनी कितना हो गया 14, घटाओगे तो 4, ये शेषफल कितना बच गया 4, और जो शेषफल बचता है वही क्या कहलाता है, वही विषम दिन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। और जितनी बार भागफल गया है, ये जितनी बार भाग गया है वो क्या कहलाएंगे, यानी ये क्या कहलाएंगे, सप्ताह कहलाएंगे। यानी 18 दिन में अगर देखोगे तो 2 सप्ताह बनता है और 4 विषम दिन बचते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कि जो हमारा सामान्य वर्ष होता है, अगर हम अगला बात करें कि जो हमारा सामान्य वर्ष होता है, यानी सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो सामान्य वर्ष में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने दिन होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसमें अगर मैं 7 का भाग दे रहा हूं तो 7 का अगर आप इसमें भाग दोगे तो 7 × 5 = 35, माइनस करोगे तो 15, यहाँ पे 15 बना, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। ये जो यहाँ पे भागफल कितनी बार गया 52, तो यानी एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं,
सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और जो शेषफल बचा है, शेषफल कितना बचा हुआ है 1, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा विषम दिन कहलाएगा। ये एक्स्ट्रा 1 दिन बच गया तो ये क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा समझें कि ये तो बात हो गई किसकी, सामान्य वर्ष की, पर अगर हम लीप वर्ष में बात करें कि जैसे आपसे पूछा जाए कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में अगर देखोगे कितने विषम दिन होते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब 366 को अब किससे भाग करोगे, 7 से भाग करोगे तो 7 पंचे 35, यहाँ बचा 1, 16 बना, 7 दूनी 14, यानी माइनस करोगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आया, 2 आया। तो यानी लीप वर्ष में भी सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। और जो इसमें विषम दिन बचते हैं वो विषम दिन कितने बचते हैं, 2 विषम दिन बचते हैं। यानी ये हमारा क्या आ गया, विषम दिन आ गया। यानी विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 2। तो आप यहाँ से 2 चीजें समझ में आई आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है तो आप बताओगे 1 होती है, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये रहा विषम दिन। विषम दिन एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो अपना सप्ताह नहीं बना पाते। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेके समझूं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 35 या फिर मैंने लिख दिया 37 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप बोलोगे कि 37 दिन की बात कर रहा है, इसमें विषम दिन आपको बताना है। तो 37 दिन में पहले आप सप्ताह देखोगे तो 7 सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 का होता है। तो आप 7 का भाग 37 में दोगे तो 7 पंचे 35, यानी 35 आया, शेषफल कितना आया, 2। यानी यहाँ पे विषम दिन कितने बच गए, 2 बच गए। यानी विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 2। और इसमें अगर सप्ताह पूछ रहा है तो सप्ताह आप बताओगे कि 5 इसमें क्या बन गए, सप्ताह बन गए। ये हमारा क्या हो गया, विषम दिन। क्लियर। अब इसी को आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा इसमें देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहले ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है और विषम दिन क्या होते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है।